फिज़िक्स में क्या कर रहे थे हम लोग, वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अलीगढ़, आप देख रहे हैं ILCC वाली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट JEE का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही न्यू जामिया और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसे 9th है, 11th डिप्लोमा इंजीनियर, BSc नर्सिंग, CET, पैरामेडिकल। ठीक है, और भी बहुत सारी तैयारियां होती हैं, तो वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। ऑफलाइन में तो लोकल बच्चे अपने आके करते हैं, मगर ऑनलाइन एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। वो बच्चे जो अलीगढ़ के आसपास या अलीगढ़ से बाहर या हिंदुस्तान के किसी कोने में या हिंदुस्तान से बाहर किसी दूसरे कंट्री में रहते हैं और अलीगढ़ जामिया में एडमिशन के लिए ख्वाहिशमंद है, तो वो हमारे ऑनलाइन चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ से अगर वो चाहते हैं कि अलीगढ़ के क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस टीचर से अपने आप को तैयार करें कंपटीशन के लिए, तो वो हमारे साथ ऑनलाइन चैनल पर जुड़ सकते हैं। बहुत ही अच्छा बोर्ड है। ठीक, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर यूनिवर्सिटी के इन्फॉर्मेशन से अपडेट रहना चाहते हैं तो, क्योंकि जो भी यूनिवर्सिटी का इन्फॉर्मेशन आता है, नोटिफिकेशन आता है, हम लोग अपडेट करते रहते हैं। तो वो लोग जो लोग यूनिवर्सिटी के इन्फॉर्मेशन से अपडेट रहना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही हमारे चैनल पे बहुत सारे जो भी क्लासेस होते हैं उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड करके अपलोड करते रहते हैं। तो आपको बहुत सारे रिकॉर्डेड क्लास आपको उस पर मिलता रहेगा, तो उसकी वजह से भी आप चाहे तो इनको सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, हम लोग कर रहे थे फिजिक्स क्लास 11th रोटेशनल सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। इसमें हम लोगों ने बाइनरी सिस्टम, 2 पार्टिकल सिस्टम, 3 पार्टिकल सिस्टम के बारे में किया था, और उसका हम लोग सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट निकाल रहे थे। ठीक है ना, कोऑर्डिनेट निकाल रहे थे। आगे हम लोग चलते हैं, उसमें क्या दे रखा है कि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, जो बाइनरी सिस्टम है। बाइनरी मतलब 2 पार्टिकल सिस्टम होते हैं। जैसे हमारा 2 स्टार है, दोनों स्टार एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, और वो दोनों स्टार जो मूव करते हैं एक दूसरे के रेस्पेक्ट में अलॉन्ग विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में एक दूसरे के साथ रोटेट करते रहते हैं। इसी तरह से हमारा सोलर सिस्टम में देखिए, सोलर सिस्टम में हमारा सन जो है बोलते हैं स्टेशनरी है, और जो प्लेनेट है उसके चारों तरफ रोटेट करते हैं। तो ये कई सारे पार्टिकल जो है ना एक सेंटर ऑफ मास के लॉन्ग रोटेट करते रहते हैं। मून एंड अर्थ है, मून एंड अर्थ का बाइनरी सिस्टम है, वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास के रेफरेंस पे वो रोटेट करते रहते हैं। ऐसे और भी, जैसे 2 मॉलिक्यूल सिस्टम, 2 एटम से मॉलिक्यूल है, 2 एटम मॉलिक्यूल है। जैसे HCl एक मॉलिक्यूल है जो 2 एटम से मिलकर बना हुआ है, HBr है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, O2 है, H2 है। ऐसे 2 एटम से सेम या डिफरेंट टाइप के एटम मिलके जो मॉलिक्यूल बनाते हैं, वो भी रोटेट करते हैं अपने सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में। ठीक है, वो अपने सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में रोटेट करते हैं। ऐसी और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो 2 पार्टिकल सिस्टम है, बाइनरी सिस्टम है। तो ये एक हमारा बाइनरी सिस्टम के एग्जाम्पल है। आगे जो 2 टॉपिक दे रखा है वो है सॉलिड एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड बॉडी। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं कि सॉलिड किसको कहते हैं, और उसका फिर सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करता है, उसके हिसाब से हम लोग करते हैं। ठीक है, सॉलिड का एक डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं। क्या सॉलिड किसको बोलते हैं उसका हम डेफिनेशन लिखते हैं। क्या बताए, सॉलिड बॉडी, रिजिड बॉडी को अगर हम लोग डेफिनेशन देना चाहेंगे तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अ बॉडी इज साइड टू बी रिजिड if the shape and size of the body does not undergo any changes when an external force act on it। एक बॉडी को हम लोग रिजिड बॉडी कब कहेंगे कि उसका जो शेप है, साइज है, वो चेंज नहीं होता। उसके ऊपर जब फोर्स लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स जब लगाते हैं, तो उसका ना शेप चेंज होता ना साइज चेंज होता। तो उस तरह से अगर ऐसा बॉडी होता है जिसका शेप साइज चेंज नहीं होता एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद भी, तो उसको हम लोग रिजिड बॉडी कहते हैं, सॉलिड बॉडी कहते हैं। ठीक है, सॉलिड बॉडी में जो उसके जो पार्टिकल होते हैं, जैसे एक सॉलिड बॉडी है तो उसके जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो अपने रिलेटिव पोजीशन पे होते हैं, वो अपना पोजीशन नहीं बदलते। ठीक है, तो एक तरीका ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, इफ द पोजीशन ऑफ
position of each particle of a body remain on its position if an external force acts on it। ठीक है, ये हम लोग इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक सॉलिड बॉडी वो होता है जिसके जो जितने भी पार्टिकल है उसमें वो अपने रिलेटिव पोजीशन पे रहते हैं जब कभी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करता है तो, यानी कि अपने पोजीशन नहीं बदलते। वो फोर्स अगर एक्ट करता है तो अपना पोजीशन नहीं बदलते, उसको हम लोग कहते हैं सॉलिड बॉडी, रिजिड बॉडी। अब जितने कुछ हम लोग कॉमन शेप के बॉडी लेते हैं और उनका सेंटर ऑफ मास देखते हैं, ठीक है ना। सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी, एक रिजिड बॉडी होता है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है या सेंटर ऑफ मास को कैसे डिफाइन करते हैं उसे लिखने जा रहे हैं। ये रिजिड बॉडी समझ में आ गया, ये आगे चलते हैं। ये अगला हेडिंग दे रखा सेंटर ऑफ मास ऑफ अ रिजिड बॉडी। एक बॉडी जो रिजिड होता है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है या क्या होता है। द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी, द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ rigid body lies inside the body, where it is where whole mass of the body is considered to be concentrated, ठीक है ना। यानी एक रिजिड बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास होता है और वो रिजिड बॉडी के अंदर ही होता है और ये हम लोग मान के चलते हैं वहाँ पे पूरी बॉडी का मास जो ना कंसंट्रेट करता है, ठीक है, कंसंट्रेट करता है, उसको हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ मास। कुछ कॉमन से हम लोग शेप के सेंटर ऑफ मास ले लेते हैं। जैसे मान लो एक हमारा एक रॉड है, तो रॉड का जो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, रॉड का जो सेंटर ऑफ मास होता है यहाँ सेंटर पे होता है इसका, यहाँ पे इसके अलोंग सेंटर ऑफ मास लेते हैं हम लोग, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास होता है। सेंटर मास लेते हैं यहाँ पे। कितनी बात सुननी, अगर मान लो ये हमारा रेक्टेंगुलर वो है तो इसका जहाँ पे डायगोनल का इंटरसेक्ट होता है यहाँ पे हमारा सेंटर ऑफ मास लेते हैं। अगर मान लो एक ट्रायंगुलर बॉडी है, ठीक है ना, तो जहाँ पे इसका मीडियन इंटरसेक्ट करता है, जहाँ पे मीडियन आता है यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास होता है, ठीक है। मान लो एक रिंग है, रिंग, ठीक है ना, तो यहाँ पे होगा, या फिर डिस्क होगा, डिस्क तब भी यहाँ पे होगा, या फिर स्फीयर होगा तब भी इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा। तो ये हम लोगों ने अलग अलग शेप में सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है ये हम लोग देख रहे हैं। ये स्फीयर है, मान लो ये एक हमारा सिलेंडर है, तो सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, तो ये सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास इसके बीच में यहाँ पे होता है, सिलेंडर में, ठीक है। यानी सेंटर ऑफ मास बताते जो भी सॉलिड बॉडी होता है उसके अंदर ही कहीं पे सेंटर पे लाई करता है, ठीक है। ऐसे ही हमारा दे रखा, अगर मान लो कोन है, ठीक है, ये हमारा कोन है ये, तो सेंटर ऑफ मास इसका यहाँ कहीं पे आता है। ये जो है बताते कि टोटल जो अगर हाइट यहाँ से यहाँ तक है तो बॉटम से इसकी जो हाइट होगी h/4 होगी, यहाँ से यहाँ तक की हाइट होगी बॉटम से, सेंटर ऑफ मास की जो हाइट होगी, सेंटर ऑफ मास ये वाला है ये, ठीक है, यहाँ पे आता है, ठीक। और भी कई सारे शेप्स हैं
तो इनका भी हम लोग सेंटर ऑफ मास निकाल के दिखा सकते हैं कहाँ पे है। सेंटर ऑफ मास के आगे जब हम लोग सॉलिड बॉडी की बातें करेंगे तो सेंटर ऑफ मास का बहुत बड़ा रोल है, बहुत सारी चीज़ों में उसको यूज़ करते हैं, तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे। आगे चलते हैं, अगला जो टॉपिक आता है वो मोशन, इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। कोई बॉडी अगर रोटेट करता है या फोर्स लगने के बाद, टॉर्क लगने के बाद जब बॉडी रोटेट करता है तो उस केस में जो इक्वेशन आते हैं वो कौन कौन से आते हैं, क्या क्या टर्म होता है उसको देखते हैं। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं पहले ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेटरी मोशन में दोनों में टर्मिनोलॉजी कैसे यूज़ करते हैं। तो ये देखते हैं पहले हम लोग, ये है ट्रांसलेटरी मोशन, और ये है रोटेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन में जैसे इनिशियल वेलोसिटी होता है, फाइनल वेलोसिटी होता है, डिस्टेंस ट्रैवल एस से दिखाते हैं, एक्सेलरेशन को ए से दिखाते हैं, ठीक है, और मोमेंटम को पी से दिखाते हैं हम लोग, ठीक है, लीनियर मोमेंटम को पी से दिखाते हैं। और इसका हम लोग का जो रिलेशन होता है मोशन से रिलेटेड, फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस ए टी। इसी तरह से दूसरा जो रिलेशन इसमें है, डिस्टेंस ट्रैवल इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हम लोग का तीसरा जो मोशन का फॉर्मूला होता है, वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू ए एस। ये हमारा पहले हम लोगों ने ट्रांसलेटरी मोशन में, लीनियर मोशन में कर रखा हम लोगों ने, ठीक है। अब हम लोग रोटेटरी मोशन करते हैं तो इसमें कैसे रोटेट करते हैं ये हम दिखाने जा रहे हैं इसको, रोटेटरी मोशन में। जैसे यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी को दिखाते हैं तो ओमेगा से दिखाते हैं। किसे कहते हैं? इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा नॉट, इनिशियल वेलोसिटी, और थोड़ी देर के बाद जो वेलोसिटी होगा ये ओमेगा, इसको हम लोग फाइनल वेलोसिटी, ठीक है ना, इसको हम लोग फाइनल वेलोसिटी। ये अल्फा से दिखाते हैं एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। ये हमारे टर्म्स है जो हम लोग यूज़ करेंगे अभी आगे चलेंगे तो, ठीक है। ये हमारा एंगुलर मोमेंटम, जैसे यहाँ लीनियर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम को एल से दिखाते हैं, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को एल से दिखाते हैं। अब हम ये रिलेशन ड्राइव कर देते हैं इसमें, रोटेटरी मोशन में, ठीक है। तो हम लोग इसमें, जैसे हम लोगों ने ट्रांसलेटरी मोशन में याद होगा कैलकुलस यूज़ किया था फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए, ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी रोटेटरी मोशन के फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए हम लोग कैलकुलस को यूज़ करेंगे। तो हम लोग उसे करने जा रहे हैं फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए। इक्वेशन ऑफ रोटेटरी मोशन कैसे निकालते हैं? सबसे पहला निकालते हैं हम लोग, पहला जो रिलेशन होता है वो हमारा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ये सबसे पहला वाला जो मोशन का फॉर्मूला है उसको हम लोग निकालते हैं। ये ऐसा ही होता है जैसे ट्रांसलेटरी मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी के बराबर होता है। ये तो ट्रांसलेटरी मोशन में होता है, ये रोटेटरी मोशन में होता है। अब इसको हम लोग ड्राइव कैसे करेंगे? तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं, एक जानते हैं कि एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन,
रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे रोटेशनल मोशन में एक्सेलरेशन लेंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन इज, angular acceleration is rate of change of angular velocity, angular velocity, ठीक है। अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी, ठीक है, ये एक्सेलरेशन। अब ये क्या होगा, डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा डी टी, ठीक है, ये हो जाएगा, ऐसे क्रॉस कर दिया। इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं, ओमेगा इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी टू फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, तो इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग, तो इसको इंटीग्रेट करते हैं, डी ओमेगा ओमेगा नॉट टू ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा डी टी, इससे इंटीग्रेट करते हैं टी 0 से लेकर टी तक, ठीक है। अब ये क्या है, जब इसको डी ओमेगा को, जब डी ओमेगा को इंटीग्रेट करेंगे तो ओमेगा आ जाएगा, ये इसका लिमिट ओमेगा नॉट से लेकर ओमेगा तक आ जाएगा। यहाँ ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा वो कांस्टेंट होता है, तो वो बाहर निकाल लेंगे, तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन बाहर निकल गया, और ये डी टी को इंटीग्रेट करते हैं हम लोग, ठीक है ना, डी टी को इंटीग्रेट करते हैं टी 0 से लेकर टी तक, ठीक। यहाँ पे क्या, एक बार अपर लिमिट डाल देते हैं, एक बार लोअर लिमिट डालते हैं, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और यहाँ पे अल्फा तो ही है, डी टी को इंटीग्रेट करेंगे तो टी आ जाएगा, और ये टी 0 से लेकर टी तक, एक बार अपर लिमिट डालते हैं। इंटीग्रेशन में बताया था कि जब भी कभी इंटीग्रेट करते हैं तो लिमिट होता है, तो एक पहले अपर लिमिट डालते हैं, फिर माइनस लोअर लिमिट डालते हैं, तो यहाँ पे अपर लिमिट डाल देंगे, टी आ जाएगा, फिर माइनस टी की जगह पे 0 डालेंगे तो 0 आ जाएगा, तो ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इज इक्वल टू अल्फा टी माइनस 0, तो ये जो है ये आ जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू, ये ओमेगा नॉट को उधर ले जाएंगे, तो ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ये हमारा रिलेशन आ गया, पहला वाला रिलेशन, ठीक है। ये इस तरह से एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग ने डिराइव कर दिया, पहला इक्वेशन। दूसरा जो इक्वेशन हम लोग का होता है ट्रांसलेटरी मोशन में, वो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। उसी तरह से रोटेशनल मोशन में जो होता है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। अब इसको हमें ड्राइव करना है, ये हम लोग दूसरा इक्वेशन ड्राइव करने जा रहे हैं। यहाँ तक समझ में आ गया, नोट कर लीजिए, इसे आगे चलते हैं। ये हमने लिख रखा ओमेगा नॉट टी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे जो रिलेशन लेंगे हम लोग वेलोसिटी का लेंगे, एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, रेट डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे जो हम लोग रोटेशन मोशन में लेंगे एंगुलर डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम से डिफरेंशिएट करेंगे, टाइम से डिवाइड करेंगे, तो एंगुलर डिस्टेंस को हम लोग थीटा से दिखाते हैं, ये रह गया थीटा। जैसे लीनियर डिस्टेंस को एस से दिखाते हैं, एंगुलर डिस्टेंस को थीटा से दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एंगुलर डिस्टेंस को टाइम से डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी आ जाता है। Angular velocity is equal to rate of change of angular distance, एंगुलर डिस्टेंस को अगर टाइम से डिवाइड करते हैं तो हमारा एंगुलर वेलोसिटी आ जाता है। ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी। ये थीटा जो है ना एंगुलर डिस्टेंस कहलाता है, एंगुलर डिस्टेंस।
इसको हम लोग टाइम से डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो एंगुलर वेलोसिटी आ जाता है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डी टी, ठीक है। और ओमेगा जो है एंगुलर वेलोसिटी होता है, तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जो है ओमेगा नॉट अल्फा टी के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू को डालते हैं, डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ये तो एंगुलर वेलोसिटी की जगह डाल दिया, ये डी टी कर दिया, डी टी से मल्टीप्लाई कर देंगे डी थीटा ओमेगा नॉट डी टी प्लस अल्फा टी डी टी, ये ऐसे हो गया। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं हम लोग, इंटीग्रेटिंग, ठीक है। तो क्या हो गया, डी थीटा को हम लोग इंटीग्रेट कर 0 डिग्री से लेके थीटा तक, ठीक है, एंगुलर डिस्टेंस 0 डिग्री से लेकर थीटा तक। और इसी तरह से इनको दोनों को कर लेते हैं ओमेगा नॉट डी टी को, ये डी टी टाइम 0 से लेके एक सर्टेन टाइम तक ले लिया, फिर यहाँ पे भी अल्फ़ा टी डी टी को इंटीग्रेट कर देते हैं टी 0 से लेकर टी तक, ठीक है। डी थीटा को इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये थीटा आ जाएगा, और इसका लिमिट लगा लेते हैं थीटा 0 से लेके थीटा तक। यहाँ पे क्या होगा, ओमेगा नॉट एंगुलर इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है, ये बाहर निकल जाएगा, डी टी चेंज होगा तो क्या आएगा ओमेगा नॉट, ये टी आ जाएगा, डी टी को इंटीग्रेट करें तो टी आ जाता है, और यहाँ टी 0 से लेके टी तक चलेंगे फिर, ठीक है ना। यहाँ पे अल्फ़ा जो है ना एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, तो ये बाहर निकल जाएगा, और टी डी टी को इंटीग्रेट करेंगे, ये अल्फ़ा तो बाहर निकल गया, और टी डी टी को इंटीग्रेट करें तो कैसे होता है, इंटीग्रेट करेंगे इसको तो ये टी जितना पहले से पावर होता है उसमें 1 पावर पहले से कर देते हैं, तो यहाँ पे टी पे तो 1 पावर पहले से था ही था, 1 पावर ऑल प्लस कर देते हैं, तो ये 1 + 1 जितना होगा वो नीचे आ जाएगा, तो टी स्क्वायर अपॉन 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ प्लस नहीं, यहाँ कहाँ नहीं, यहाँ अल्फ़ा है, ये टी स्क्वायर अपॉन 2, और टी 0 से लेकर टी तक लिमिट लगा दिया, कितनी बात समझ में। यहाँ पे लिमिट एक बार अपर लगाएं तो थीटा आएगा, माइनस लोअर लगाएंगे तो 0 आ जाएगा, तो यहाँ थीटा ही बच जाएगा, और यहाँ ओमेगा नॉट इसका अपर यहाँ पे लिखें तो टी आएगा, -0 तो टी ही आ जाएगा, फिर प्लस ये अल्फ़ा हो जाएगा, अपर लिमिट डालें तो टी स्क्वायर आ जाएगा, तो टी स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा, ये तो 0 है तो 0 ही रहेगा, तो ये आ जाएगा हमारा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर, ये हमारा सेकंड फार्मूला हो गया ये वाला, ठीक है ना। ये सेकंड फार्मूला हो गया हमारा इस तरह से, कितनी बात समझ में, निकालने जा रहे हैं, थर्ड फार्मूला को ड्राइव कर रहे हैं। थर्ड क्या है हमारा, ये जैसे कि थर्ड में जैसे ट्रांसलेटरी मोशन में होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये ट्रांसलेटरी मोशन का था हमारा। यहाँ पे हमारा जो थर्ड होगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा, ये हमें थर्ड वाला इक्वेशन ऑफ मोशन है, रोटेटरी मोशन है, इसको हमें निकालना है, ठीक है। ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी के बराबर होता है, तो डी ओमेगा अपॉन डी टी कर दिया, ठीक है। इसको हम लोग डी ओमेगा डी टी को डी थीटा से मल्टीप्लाई एंड डी थीटा से डिवाइड कर दिया, ठीक है। इसको फिर हम लोग थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, तो डी ओमेगा अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी टी कर लिया, डी टी को यहाँ कर लिया, डी थीटा को इधर कर लिया, ठीक है। कितनी बात समझ में, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डी थीटा अपॉन डी टी को हम लोग वेलोसिटी बोल सकते हैं हम लोग, तो हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं ओमेगा, और डी ओमेगा अपॉन डी थीटा, ये ऐसे रिलेशन आ गया। ये डी थीटा को इधर क्रॉस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा इंटू डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा, कितनी बार सुन में, ओमेगा डी ओमेगा। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है ना।
अल्फा डी थीटा को इंटीग्रेट करते हैं थीटा 0 से लेके थीटा तक, और ये आ जाएगा ओमेगा डी ओमेगा को इंटीग्रेट करते हैं ओमेगा नॉट से लेके ओमेगा तक, फाइनल वेलोसिटी तक, इनिशियल वेलोसिटी से। ये अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। डी थीटा को अगर हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो थीटा जो है ना 0 से लेकर थीटा तक लेके चलेंगे, और ये जब इंटीग्रेट करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा और ओमेगा नॉट अपॉन ओमेगा। ये समझ में आ रहा ना कैसे हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं? इंटीग्रेशन तो बताया था हम लोगों ने, उसी तरह से कर रहे हैं उसी का। ठीक है, डी थीटा को तो थीटा आ जाएगा, तो ये थीटा आ गया और ये 0 से लेके थीटा तक इसका लिमिट ले लेंगे। यहाँ पे एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, तो ये हमारा 1/2 तो बाहर निकाल लेंगे। ये ओमेगा स्क्वायर अपर लिमिट है माइनस लोअर लिमिट ओमेगा नॉट स्क्वायर, ये आ गया। ये एक बार अपर लिमिट थीटा यहाँ डालेंगे और -0 डालेंगे तो थीटा ही बचेगा, तो ये आ जाएगा हमारा अल्फा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन 2 को इधर क्रॉस करें, 2 अल्फा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर। ये हमारा ये फॉर्मूला आ गया ये। ठीक है, तो ये था डिराइव थर्ड फॉर्मूले का जो तीसरा फॉर्मूला था। कितनी बार समझ में आई? आगे चले हम लोग, तो ये दे रखा है हमारा इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन का डिराइव। बहुत सिंपल है, इसका कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, मगर डिराइव दे रखा है। डिराइव कैसे करते हैं तो हमने करके दिखा दिया। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला टर्म देखते हैं। ये एक क्वेश्चन हम लोग इसी टॉपिक पे, जो इतना टॉपिक अभी हमने पढ़ाया है उसी टॉपिक के बेस पे ये हम एक क्वेश्चन करा देते हैं ताकि ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन मैंने लिखा हूँ, मैं पढ़ के बताता हूँ, समझाता हूँ और करके दिखाता हूँ क्या है ये। द एंगुलर स्पीड ऑफ अ मोटर व्हील इज इंक्रीज फ्रॉम 1200 RPM रेवोल्यूशन पर मिनट, रोटेशन पर मिनट भी बोल सकते हैं, रोटेशन पर मिनट to 1320 RPM रोटेशन पर मिनट इन 16 सेकेंड। ठीक है, बताया कि एक पहिया है, एक मोटर कार का व्हील है, और वो पहले वो 1200 RPM था रोटेशन पर मिनट, एक मिनट में 1200 दफ़ा वो रोटेट करता था, घूमता था ऐसे। अब 16 सेकेंड के बाद उसका जो रोटेशन पर मिनट हुआ, अब हम लोग फाइनल वेलोसिटी लेते हैं ओमेगा, तो ओमेगा जो आएगा फाइनल वेलोसिटी क्या होता है 2 पाई न्यू, यानी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, तो क्या हो जाएगा 2 पाई तो यही है, और न्यू जो है इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये 52 रेडियन पर सेकेंड है, तो ये 52 रेडियन पर सेकेंड कर देते हैं, कितना हो जाएगा 104 पाई रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ये इसका फाइनल वेलोसिटी हो गया। इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी का जो वैल्यू होता है हमारा 104 पाई है, ये माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी का जो वैल्यू होगा हमारा ये 40 पाई है, और ये 16 इसका टाइम पीरियड हो गया। तो 16 टाइम था ना, क्वेश्चन में 16 दिया हुआ था। अब इसको अगर हम लोग अलग करके देखते हैं, इसको कितना आ जाएगा, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 64 पाई अपॉन 16 आ जाएगा। ये 104 में से 40 माइनस करेंगे तो 64 पाई कॉमन रहेगा ये, और 16 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 पाई, ये आ जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन का यूनिट हो गया। तो ये हमारा पहला वाला पार्ट हो गया, एक्सेलरेशन कितना है। ठीक है, ये आ गया हमारा 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अगला दे रखा हाउ मेनी रेवोल्यूशन इट मेक्स ड्यूरिंग दिस टाइम, यानी 16 सेकेंड में जब वो 1200 RPM से 3120 RPM तक चेंज होता है तो कितनी दफ़ा पहिया उसका कंप्लीट घूमता है, कितनी दफ़ा उसका पहिया कंप्लीट घूमता है, ये बताना है सेकेंड पार्ट। यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो मैं थोड़े से लिख देता हूँ इन्फॉर्मेशन के लिए। ये ओमेगा नॉट तो हमारा 40 पाई के बराबर है रेडियन पर सेकेंड, और ओमेगा ये आ जाएगा 52 पाई रेडियन पर सेकेंड, और ये अल्फा जो है
4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना, ये दे रखा हमारा। आगे क्या दे रखा है इसका, वो मैं करा रहा हूं यहां से। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, कितनी दफा रेवोल्यूशन ये करेगा। तो क्या होता है, हम लोग टोटल डिस्टेंस अपॉन 2 पाई ये लेंगे, थीटा अपॉन 2 पाई। जैसे ये जो पहिया है, एक पहिया होता है ऐसे, तो एक बार जब ये घूम के आगे बढ़ेगा इस तरह से, तो एक बार एक सर्किल बनाएगा, तो एक सर्किल में 2 पाई होते हैं। तो एक बार जब घूमेगा तो 2 पाई का डिस्टेंस कवर करेगा, 2 पाई का डिस्टेंस कवर करेगा ये। टोटल जब 16 सेकेंड में यहाँ से लेके यहाँ तक चला है, तो कितनी दफ़ा घुमा होगा। तो पहले डिस्टेंस ले लेते हैं, एंगुलर डिस्टेंस कितना है, क्योंकि ये एक बार, ये तो ऐसे सर्कुलर में घूमता है, ऐसे पहिए ऐसे ऐसे, कभी भी पहिया देखे ना सर्किल पे ऐसे घूमता रहता है, लेकिन कार का पहिया है तो आगे घूमते हुए जाएगा, आगे डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो टोटल एंगुलर डिस्टेंस कितना है, थीटा, वो पहले निकालना है। फिर उसको 2 पाई से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन हो जाएगा। अब टोटल जो डिस्टेंस है वो कैसे निकालेंगे, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, इससे निकाल लेते हैं। ये ओमेगा नॉट जो था हमारा, ये वहाँ पे दे रखा है एंगुलर वेलोसिटी 40 पाई, ये तो ये दे रखा, इंटू 16 टाइम हाफ, ये एंगुलर एक्सेलरेशन दे रखा 4 पाई, और ये 16 का स्क्वायर दे रखा। ठीक, ये हम लोग 16 से इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 640 पाई आ जाएगा ये, और ये जो है 2 से अगर करते तो ये 2 आ जाता है। 16 का स्क्वायर होगा 256, 256 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये 512 आ जाएगा, 512 पाई। ठीक है, 16 का स्क्वायर 256 होता है, 256 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 हो जाएगा, 512 पाई। और इसको दोनों को प्लस कर देते हैं, प्लस कर देते हैं कितना जगह 2 5 11 पाई, ये रेडियन, इतना रेडियन आ गया, ये इतना डिस्टेंस होगा। एंगुलर डिस्टेंस का यूनिट होता है रेडियन। ठीक है, तो इतना डिस्टेंस हो गया। अब हम लोग इसको यहाँ पे डालते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हमारा यहाँ से हम लोग यहाँ कर लेते हैं, इसको यहाँ पे लेते हैं। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 1152 पाई अपॉन 2 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 5 10, 1 2 7 14, 1 2 6। इतना रेवोल्यूशन करेगा, इतना रेवोल्यूशन करेगा इतने टाइम में जाने के लिए। कितनी बात सुनिए। तो ये था हमारा इस टॉपिक से रिलेटेड रिलेवेंट एक क्वेश्चन था, और भी क्वेश्चन है बहुत सारे करेंगे हम लोग, लेकिन इतना कंसेप्ट के लिए ठीक है। आगे चलते हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, अभी आज यहीं पे रहने देते हैं।